बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बन आयन। कार्बन आयन जो होता है, इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। कार्बन आयन जो होता है, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। इसमें नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन होता है, जिसमें 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बन आयन क्या होता है? ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसमें क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम होता है और इसी नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम में 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कार्बन आयन की। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कार्बन आयन जो है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसीलिए हम ये भी बोलेंगे कि इसका जो ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है बच्चों, देखो कार्बन आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख लीजिए आप, ये कार्बन आयन है। यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये जो कार्बन आयन जो होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या होता है? ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसलिए हम ये भी बोलेंगे कि ये रिएक्ट कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? वो हमेशा रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा? रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रोफाइल्स, रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें ये जो 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं ये। तो इसलिए ये भी हम बोलेंगे कि ये डाईमैग्नेटिक होता है। कार्बन आयन क्या होता है? डाईमैग्नेटिक होता है ये, डाईमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? वो पेयर्ड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है कि ये जो कार्बन आयन जो होता है, ये बनता है हीटेरोलाइटिक, हीटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में। जब भी किसी मॉलिक्यूल में हीटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, तो वहां पे जैसे ये देख लीजिए आप, तो यहां पे क्या हो जाएगी? हीटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो जाएगी। तो वहां पे फिर क्या बनेगा? कार्बन आयन बनेगा। ये देख लीजिए आप। तो अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, यहां पे अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कार्बन की ही तरफ चला जाएगा और वहां पे क्या बनेगा?
कार्बन आयन बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम यही बोलेंगे जब भी कहीं पे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो जाए, अगर वहाँ पे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द अदर एटम, तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे कार्बन आयन बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो ये जो कार्बन आयन जो होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। अल्काइल कार्बन आयन्स होते हैं, बेंजाइल होते हैं, एलाइल कार्बन आयन्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स है इसके। तो ये जो अल्काइल कार्बन आयन्स होते हैं, अल्काइल कार्बन आयन्स, उनमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे ये देख लीजिए आप, ये क्या है, ये अल्काइल कार्बन आयन है ये। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो जब भी आपको अल्काइल कार्बन आयन्स दिए जाएंगे तो आपको ये बताना है कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो मगर ये जो कार्बन आयन्स जो होते हैं इनकी शेप क्या होती है, पैरामिडल शेप होती है, पैरामिडल शेप। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन आटम होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, उसी की वजह से इनकी शेप जो है वो क्या होती है, वो पैरामिडल होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, ये क्या है, ये अल्काइल कार्बन आयन है, ये अल्काइल कार्बन आयन। इसकी शेप क्या होगी, पैरामिडल होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बेंजाइल या एलाइल कार्बन आयन्स होंगे तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और शेप फिर वहाँ पे क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो बेंजाइल और एलाइल कार्बन आयन्स होते हैं, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो शेप क्या फिर रहेगा, प्लेनर शेप रहेगा। जैसे ये देख लीजिए आप, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एलाइल कार्बन आयन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन आटम जो होता है ये अटैच होता है किसके साथ, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। ठीक है, तो एलाइल कार्बो एनायंस में क्या होता है कि जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो अटैच होता है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। ये देख लीजिए आप, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूं, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एलाइल कार्बो एनाइन बोलेंगे इसको हम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बेंजाइल कार्बन आयन बोलेंगे। ये देख लीजिए, ये क्या है, बेंजाइल
कार्बन आयन, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन आटम जो है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, बेंजाइल कार्बन आयन। ठीक है, अच्छा अब हम क्या पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन्स की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन्स। बच्चों अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन्स। आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जिस कार्बन आयन में ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा वो कार्बन आयन क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। या हम ऐसे भी बोलेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस कैरेक्टर। यानी अगर हमारे पास 2-4 कार्बन आयन्स अगर है तो जिसके पास ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा वही कार्बन आयन क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 2-4 कार्बन आयन्स बनाऊँगा। ठीक है, ये क्या है, ये एक कार्बन आयन है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे s कैरेक्टर कितना होता है, वो 50% होता है, ये सबको पता है। ये मेरे पास दूसरा कार्बन आयन है, इसमें भी नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन आटम है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। और आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जो है वो 33% होता है। अब मैं एक और कार्बन आयन बनाऊंगा, ये देख लीजिए आप, ये मैंने एक और कार्बन आयन बनाया और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और आपको ये भी पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% s कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्बन आयन जो ये वाला है जहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे ज़्यादा s कैरेक्टर है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो यही कार्बन आयन होगा। इसके बाद ये स्टेबल होगा और इसके बाद जो है ये स्टेबल होगा। ये इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा s कैरेक्टर है, 50% है। और ये सबसे कम स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर जो है वो सबसे कम है, कितना है, 25% है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का आर्डर जो है, मान लीजिए अगर ये A है, ये अगर B है और ये अगर क्या है, C है, तो स्टेबिलिटी का आर्डर क्या रहेगा यहाँ पे, A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C, क्योंकि A में क्या है, यहाँ पे ज़्यादा S कैरेक्टर है। उसके बाद S कैरेक्टर जो है B के पास है और सबसे कम S कैरेक्टर जो है वो इसके पास है। तो जहाँ पे ज़्यादा S कैरेक्टर होगा वो कार्बन आयन क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है,
अच्छा, एक और पॉइंट में जो आपको ये बताने जा रहा हूं वो ये है कि स्टेबिलिटी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम होगा वो कार्बन आयन क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये जो नेगेटिवली चार्जड कार्बन एटम है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसके पास ज्यादा एस कैरेक्टर है। क्योंकि हमको पहले ही से पता है कि जहां पे ज्यादा एस कैरेक्टर होता है वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये कार्बन एटम क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे क्या होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये कार्बन जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये होगा ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल होगा। तो आपको यही याद रखना है कि अगर हमारे पास 2-4 कार्बन आयन्स है उनकी अगर हमें स्टेबिलिटी निकालनी है, पहले हमें क्या ढूंढना है, पहले हमें ढूंढना है एस कैरेक्टर। फिर जिसमें ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके पास कम होगा वो कम स्टेबल होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी आप बता सकते हैं कौन सा कार्बन आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी आप बता सकते हैं स्टेबिलिटी, और एस कैरेक्टर से भी बता सकते हैं आप ये स्टेबिलिटी। तो जहाँ पे ज़्यादा एस कैरेक्टर वहाँ पे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो अब हम बात करेंगे एलाइल कार्बन आयन्स की, एलाइल कार्बन आयन्स की। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इनकी स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे। एलाइल कार्बन आयन्स, ठीक है, ये वो कार्बन आयन्स होते हैं जिनका नेगेटिवली चार्जड कार्बन एटम डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। ये देख लीजिए आप, ये क्या है, ये एलाइल कार्बन आयन है ये, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्जड कार्बन एटम जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा होता है। और ये जो कार्बन आयन्स जो होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होती है, दे आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा, ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये यहाँ पे जाएगा, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आएगा।
तो ये जो एलाइल कार्बन आयन्स जो होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होती है, रेजोनेंस होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और टाइप जो है ना कार्बन आयन्स का होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हम बेंजाइल कार्बन आयन्स बोलते हैं। उन्हें बेंजाइल कार्बन आयन्स। बेंजाइल कार्बन आयन्स में क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम जो होता है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये हमारा क्या है, बेंजाइल कार्बन एनाइन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम जो है वो बेंजीन के साथ जुड़ा है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हम बेंजाइल कार्बन आयन्स। जब नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम जुड़ा होगा किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ जब जुड़ा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बेंजाइल कार्बन आयन्स। ये जो बेंजाइल कार्बन आयन्स जो होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एलाइल से। इनमें भी रेजोनेंस होती है और इनमें भी रेजोनेंस होती है, मगर ये जो बेंजाइल जो होते हैं, बेंजाइल कार्बन एनाइन जो होते हैं, इनके पास ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो बेंजाइल कार्बन आयन्स are more stable than allyl carbon ions, because of more resonating structures. रेजोनेंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मगर यहाँ पे कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और जहाँ पे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बेंजाइल कार्बन आयन्स जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं एलाइल से, बिकॉज दे हैव मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप या साइनाइड ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन आयन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इफ नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप is attached with negatively charged carbon atom, the carbon ion becomes stable. तो अगर साइनाइड ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप
अटैच होगा किसके साथ, ये कार्बन आयन के साथ, तो कार्बन आयन क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। इस कार्बन आयन में क्या है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या होगी, इसमें भी रेजोनेंस होगी। ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये यहाँ पे जाएगा, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये देख लीजिए आप, नेगेटिव कार्बन के ऊपर आएगा, नेगेटिव जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये इससे ज़्यादा स्टेबल है। मान लीजिए ये वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो दूसरा जो है ये ज़्यादा स्टेबल किससे है, पहले वाले से, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के पास है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर है, जो ज़्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, ऑक्सीजन से, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर ही आना चाहिए। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है इससे। तो आपको यही याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई कार्बन आयन है, अगर उसमें नाइट्रो ग्रुप है या साइनाइड ग्रुप है या अगर उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, ये ग्रुप्स क्या करेंगे, उस कार्बन आयन को क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे ड्यू टू द रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसी में से आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, ये भी कार्बन आयन है, मगर इसमें क्या है कि नेगेटिवली चार्जड कार्बन आयन जो है वो नाइट्रो ग्रुप के साथ जुड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये इसको स्टेबल करेगा ड्यू टू द रेजोनेंस। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा और ये जो है ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर चला गया, वो ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। उसकी वजह से क्या होगा, ये कार्बन आयन जो है वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो आपको यही याद रखना है कि अगर नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है या साइनाइड ग्रुप है, अगर वो अटैच है किसके साथ, नेगेटिवली चार्जड कार्बन आटम के साथ, तो वो कार्बन आयन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू द रेजोनेंस। अच्छा, अगर फास्फोरस या सल्फर अगर अटैच होगा नेगेटिवली चार्जड कार्बन आटम के साथ, उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से भी कार्बन आयन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये देख लीजिए आप,
ठीक है, तो ये जो है ये कार्बन आयन भी स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके साथ फास्फोरस जुड़ा है। तो यहां पे लिख लेता हूं, इफ फास्फोरस और सल्फर इज अटैच्ड with carbon ion, it will get stabilizer. It will get stabilizer. ठीक है, चाहे सल्फर होगा या फास्फोरस होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज ये जो कार्बन आटम जो है ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखो, स्टेबिलिटी में हमको जो भी जितना हमसे हो सके हमको उतना पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा भी वो इसी स्टेबिलिटी में आएगा। ठीक है, अच्छा, हमारे पास एक और टाइप होता है कार्बन आयन्स का, जिनको हम क्या बोलते हैं, हम एरोमेटिक कार्बन आयन्स। ठीक है, इन कार्बन आयन्स में क्या होता है, इनके पास एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। एरोमेटिक कैरेक्टर होता है इनके पास। और ये जो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पूरे रिंग में जो है ट्रांसफर हो जाता है, डिलोकलाइज हो जाता है। इसीलिए ये जो एरोमेटिक कार्बन आयन्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। दे आर वेरी स्टेबल, दे आर वेरी स्टेबल, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज होगा कार्बन के ऊपर वो डिलोकलाइज हो जाएगा पूरे रिंग में। जैसे ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, ये क्या है, ये एरोमेटिक कार्बन आयन है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज जो इसके ऊपर जो है ये पूरे रिंग में क्या हो जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या, ये जो एरोमेटिक कार्बन आयन जो है ये सबसे ज़्यादा क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन्स कौन होते हैं, यही एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि इनके पास ये जो नेगेटिव चार्ज जो है ये पूरे रिंग में क्या हो जाता है, ये डिलोकलाइज हो जाता है। और यहाँ पे ये जो कार्बन आयन्स जो होते हैं ये ओबे क्या करते हैं, हकल्स रूल ओबे करते हैं। ठीक है ना, जब हकल्स रूल ओबे करेंगे तभी तो होंगे ना ये एरोमेटिक। शॉर्ट में आपको यही याद रखना है कि एरोमेटिक कार्बन आयन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके पास एरोमेटिक कैरेक्टर होते हैं। ये क्या है, ये है साइक्लो पेंटा डाइनाइल कार्बन आयन। ठीक है, तो अगर आपको स्टेबिलिटी आर्डर अगर आपको लिखना है, स्टेबिलिटी आर्डर, ये जो एरोमेटिक जो होते हैं ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो यही होंगे। क्या है, एक और टाइप जो है कार्बन आयन्स का, वो क्या है, अल्काइल कार्बन आयन्स। अल्काइल कार्बन आयन्स। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये क्या है, ये अल्काइल कार्बन आयन है। ये भी क्या है, अल्काइल कार्बन आयन। और ये भी क्या है, अल्काइल कार्बन आयन। और ये भी क्या है, अल्काइल कार्बन आयन।
ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी बोलते हैं हम, इसको टर्शरी बोलते हैं या 3 डिग्री बोलते हैं। और ये क्या है, ये मिथाइल कार्बन आयन है ये, ठीक है। इसको भी प्राइमरी ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इनका स्टेबिलिटी का आर्डर क्या होता है, मिथाइल जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, और प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी से, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का आर्डर क्या है इनके पास, वो है मिथाइल ज़्यादा प्राइमरी से, प्राइमरी ज़्यादा है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा है टर्शरी से, ठीक है। ये स्टेबिलिटी आर्डर है अल्काइल कार्बन आयन्स का, ठीक है। इस स्टेबिलिटी आर्डर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको हम करेंगे एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट से, हम एक्सप्लेन करेंगे। किससे करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ये हम इनकी स्टेबिलिटी का ये जो आर्डर जो है इसको हम नेगेटिव आई इफेक्ट से करेंगे और प्लस आई इफेक्ट से करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये जो कार्बन आयन जो है इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जहाँ पे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, वहाँ पे कार्बन आयन जो है वो क्या बनेगा, वो लेस स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वहाँ पे स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, मगर इसके पास तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मगर ये इसको क्या कर रहे हैं, ये इसको डोनेट कर रहे हैं। तो जब ये डोनेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये अनस्टेबल बनेगा। इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वहाँ पे कार्बन आयन क्या बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो 3 डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल क्यों है ये, क्योंकि इसके पास ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है। जहाँ पे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम होगी। तो यहाँ पे जो है इसके बाद यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे, और जहाँ पे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वो क्या होगा, वो कम स्टेबल होगा। इसीलिए ये जो 3 डिग्री कार्बन आयन जो है वो सबसे क्या है, सबसे लेस स्टेबल है ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट होगा, जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट होगा वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। एक और पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव आई इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट है वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है। ये देख लीजिए आप।
ये देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद जो है यहाँ पे है। तो ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, वो ये है। उसके बाद ये स्टेबल होगा, और लास्ट में क्या होगा, वो ये होगा। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव आई इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ज़्यादा स्टेबिलिटी है, यहाँ पे मोर स्टेबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम लेस माइनस आई इफेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगी, लेस स्टेबिलिटी होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप्स में आपको यही याद रखना है कि मिथाइल कार्बन आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है, और वो ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री से, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आपको जनरल ऑर्डर बताएंगे कार्बन आयन्स का। इतने सारे कार्बन आयन्स हमने पढ़े, हमने ये एलाइल कार्बन आयन्स पढ़े, बेंजाइल पढ़े, एरोमेटिक पढ़े, है ना। सबका जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये आपके एग्ज़ाम में जो है ये बहुत काम आता है ना। तो हम ये बोलेंगे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं, एरोमेटिक कार्बन आयन्स, क्योंकि इनके पास एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। उसके बाद कौन स्टेबल होंगे, उसके बाद होंगे बेंजाइल। उसके बाद कौन होंगे, उसके बाद एलाइल, एलाइल कार्बोएनाइन्स। उसके बाद होंगे जिनके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये देख लीजिए। उसके बाद जिनके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये देख लीजिए। उसके बाद जिनके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हम अल्काइल कार्बन आयन्स। और इन्हीं अल्काइल कार्बाइन आयन्स में आपको ये याद रखना है कि मिथाइल होता है ज़्यादा स्टेबल प्राइमरी से, वो ज़्यादा सेकेंडरी से, वो ज़्यादा टर्शियरी से। ठीक है, तो ये जनरल ऑर्डर है किसका, स्टेबिलिटी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद बेंजाइल, उसके बाद एलाइल, उसके बाद sp वाले, उसके बाद sp2 वाले, और उसके बाद अल्काइल कार्बन आयन्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको याद रखने के बाद उसको आप ये सॉल्व कर सकते हैं आप। अब ये जो कार्बन आयन्स जो है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, या कौन से ऐसे रिएक्शंस है जिनमें कार्बन आयन के थ्रू प्रोसीड होते हैं। ठीक है, द रिएक्शंस which proceed through कार्बन आयन्स। कौन कौन से रिएक्शंस है वो,
कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ condensation reactions of carbonyl compounds. Condensation reactions of carbonyl compounds. कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जो कंडेंसेशन रिएक्शंस होती है वो प्रोसीड किसके थ्रू होती है? वो कार्बन आयन के थ्रू प्रोसीड होती है। ठीक है, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन जो है उसमें क्या बनता है? उसमें कार्बन आयन बनता है। पिरकिन में भी क्या बनता है? यही कार्बन आयन बनता है। ठीक है, इसी तरह ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एस्टर्स, कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स, उनमें भी क्या प्रोड्यूस होता है? यही कार्बन आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कैलेंसन कंडेंसेशन। ठीक है, इसी तरह वाइटिंग रिएक्शन जो है वो भी प्रोसीड होती है किसके थ्रू? यही कार्बन आयन्स के थ्रू। वाइटिंग रिएक्शन उसमें भी क्या बनता है? कार्बन आयन बनता है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है जो प्रोसीड होते हैं कार्बन आयन्स के थ्रू। कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एस्टर्स एंड वाइटिंग रिएक्शन। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हमारा ये जो टॉपिक जो है वो और क्लियर हो जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल? अगर आपके पास कुछ कार्बन आयन्स है तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? ये देख लीजिए आप। अगर मैं ये एरोमेटिक कार्बन आयन रखूँगा यहाँ पे, और अगर मैं ये बेंजाइल रखूँगा, ये देख लीजिए आप, बेंजाइल कार्बन आयन रखा ये मैंने, और अगर मैं 3 डिग्री कार्बन आयन रखूँगा, 3 डिग्री, और अगर मैं क्या रखूँगा? एलाइल कार्बन आयन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? वो यही एरोमेटिक कार्बन आयन होगा, क्योंकि इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज जो है ये पूरे रिंग में क्या हो जाएगा? डिलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए ये क्या होगा? ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो बेंजाइल कार्बन आयन जो होते हैं उनमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिस्ट्री होता है। ठीक है, बेंजाइल जो होता है उनमें भी क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिस्ट्री होता है। ये देख लीजिए आप, ये क्या है? ये टेरिस्ट्री 3 डिग्री कार्बन आयन है। ये 3 डिग्री, क्योंकि इसमें ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन आटम जो है ये 3 बेंजाइल रिंग्स के साथ जुड़ा है ना। ये देख लीजिए आप, ये क्या है? ये 2 डिग्री है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज जो है वो 2 रिंग्स के साथ जुड़ा है। और ये क्या है? ये
ये प्राइमरी है क्योंकि एक ही रिंग के साथ नेगेटिवली चार्जड कार्बन जो है वो जुड़ा है। इसमें क्या होता है, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, वो 2 डिग्री जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, क्योंकि ये जो 3 डिग्री जो होता है इसके पास ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वो जिसके पास ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल है। तो ये जो स्टेबिलिटी का आर्डर जो ये है, ये यहाँ पे क्यों है, क्योंकि टेरेस्ट्री के पास क्या है, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक रिंग में जो है 3 होते हैं, यहाँ पे 3 रिंग्स हैं, तो 3 + 3 3, 3 + 3 + 3 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। और एक जो है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस की एटम का है, तो यहाँ पे 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। एक रिंग में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 रिंग्स में कितने होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 9 होंगे। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो है किसकी वजह से, इस की एटम से। इसको हम क्या बोलते हैं, हम की एटम बोलते हैं। हम जो एटम रिंग के साथ जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, हम रिंग एटम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं की एटम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, 10 है। यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 2 रिंग्स है, तो एक रिंग में 3 होंगे, 2 रिंग में कितने होंगे, 6 होंगे। और इसकी वजह से भी 1 होगा क्योंकि ये क्या है, ये की एटम है। तो एक रिंग, यहाँ पे 2 रिंग्स है ना, तो उनकी वजह से कितने होंगे, 6 होंगे। 6 + 1 होगा, कितने होंगे, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। यहाँ पे एक ही रिंग है ना, तो उसकी वजह से कितने होंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। और एक जो है इस की एटम की वजह से भी होगा, तो यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना। तो यहाँ पे 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा स्टेबल है 2 से, और वो ज़्यादा डिग्री है 1 से, क्योंकि इसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो ये आपको बेटा याद रखना है। थैंक्स अ लॉट।